हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज फिर हम एक बार फिर आपका इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम इतिहास के उस हिस्से को पढ़ेंगे जिसे सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं, वेद। इस वीडियो में हम एक बार फिर से एनिशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन काल के एक उत्तर वैदिक और ऋग्वेदिक अर्थात वैदिक काल में रचित वेदों की रचना से शुरू हुई चीज़ें पढ़ेंगे। ख़ास तौर से इसमें हम वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे और कुछ एक रिलेटेड सूत्र से भी संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। और टोटल ऑल ओवर हम क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे, तो आप ज़रा धैर्य बनाए रखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, पहली बात तो हम वेद जो पढ़ने जा रहे हैं, तो वेदों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, वेद 4 हैं। कितने हैं? 4। एक ऋग्वेद, एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। टोटल ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है और वो सबसे पुराना भी है। उसके बाद ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी वर्णन देखने को मिलता है हमें। वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन जो हमने देखने को मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा हम बात करें सामवेद की, तो वो संगीत में वेद ज़्यादा कहलाता है। क्वेश्चन बार बार आता है कि संगीत वेद कौन सा है या संगीत का वेद किस वेद को कहा जाता है, तो संगीत का वेद सामवेद कहा जाता है। इसके अलावा यजुर्वेद की बात करें तो वो गद्य पद्य में दोनों में लिखा होता है। और आगे अथर्ववेद जो कि लास्ट वेद है, उसमें देखा गया है कि वो जादू टोने से संबंधित वेद है। देखिए, मैंने आपको नॉर्मली 4 वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत समझा दिया है। बाकी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, शायद आप उसे और अच्छे से समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है उसको जो इकट्ठा किया गया है और जो जिस जगह उसे इकट्ठा किया गया है उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसे ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में देखिए पूरे टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ब्रैकेट में लिख रखा है बाल खिल्ले सहित। तो ये टोटल 1028 श्लोक हैं बाल खिल्ले सहित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ पूछा है, श्लोक नहीं पूछा है। तो ऋचाएँ जो हैं वो 10,400 के आसपास है, जो कि यहाँ लिख रखा है 10,462। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले ऋषि को कहा जाता है या क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उन ऋषि को आपने देखा होगा, उन्हें होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? मैंने अभी आपको बताया कि गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में है। और ये किस मंडल में है गायत्री मंत्र? तो ये 3रे मंडल में है। बी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। और ये वही गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो स्टार्टिंग लाइन है इनकी, इसी को गायत्री मंत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में मुख्यतः किस देवता का वर्णन है? तो देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस सोम का वर्णन है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो ऋग्वेद जो है उसके किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो ये 8वें मंडल के जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त का संबंध किस विषय से है? देखिए ये भी पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किस वेद में है, तो इसे 10वें मंडल पुरुष सूक्त का मंडल भी 10वें मंडल पुरुष सूक्त का संबंध भी 10वें मंडल में है, वो भी ऋग्वेद में ही। चलिए कह रहा है कि पुरुष सूक्त का संबंध किस विषय से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋग्वेद में अगन्याय शब्द का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद में जो अगन्याय है वो गाय को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने ऋग्वेद की लगभग 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया या किया था? तो ये किया था 2007 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान है? मतलब ये कह रहा है कि अगर हम भारतीय इतिहास को जानते हैं तो उसमें प्रमुख स्रोत में एक ऋग्वेद तो है ही है, लेकिन ऋग्वेद के बाद किस का स्थान आता है कि वो उसके बाद वो इम्पोर्टेंट है प्राचीन काल को जानने में? तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, यज्ञों के नियमों एवं विधियों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो देखिए यज्ञ और उनसे संबंधित नियम और उनकी विधियाँ ये आपके यजुर्वेद में मिलती हैं, जो कि यजुर्वेद ये ऑप्शन नंबर बी में इसका रखा है। और ये यजुर्वेद जो है ये गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा होता है। गद्य का मतलब पाठ के रूप में और पद्य का मतलब एक कविता के रूप में। आप इसे नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यज्ञ के समय नियमों एवं मंत्रों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो जब हम यज्ञ करते हैं उसके नियम और उनसे संबंधित मंत्र जो है उनका संकलन जो है किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। सॉरी ऋग्वेद नहीं, ये यजुर्वेद में। यजुर्वेद इसका राइट आंसर है। हाँ यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि पंडित भी यजुर्वेद का ज्ञान रखते हैं और शायद इसी के ज्ञान की वजह से वो यज्ञ भी करा पाते हैं अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अदर्व्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये यज्ञ विधि एवं नियम से संबंधित है, ये हमने पढ़ लिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साम का मतलब क्या हो जाएगा? गान। एक गान इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? जो साम वेद का पाठ करता है मतलब उसको पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्गाता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सामवेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो सामवेद में टोटल 1810 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का अधिकांश भाग किस वेद से लिया गया है? तो इसका अधिकांश भाग जो है सामवेद का अधिकांश भाग जो है वो लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो संगीत का जो जनक कहा जाता है किस वेद को? तो ये हो जाएगा आपका सामवेद। सामवेद ही संगीत में वेद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यजुर्वेद और सामवेद में किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो देखिए यज्ञ का मिलता है यजुर्वेद में भी और सामवेद में भी, संगीत का भी मिलता है यजुर्वेद में भी और सामवेद में भी, मंत्र का भी मिलता है यजुर्वेद में भी और सामवेद में, लेकिन विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाएं इसका नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, और ये इससे संबंधित भी कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें 20 कांड हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो अथर्ववेद में टोटल 731 सूक्त हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अथर्ववेद में लगभग कितने मंत्र हैं? अब इसका उत्तर आप देखिए दीजिए, अगर आप जानते हैं तो थोड़ा बहुत इसको दीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए आपने उत्तर देने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इसका उत्तर जो है वो है आपका 5987, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, अथर्ववेद के रचयिता किस ऋषि को माना जाता है? तो अथर्ववेद के रचयिता अथर्व ऋषि को माना जाता है, अथर्व ऋषि को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अथर्ववेद का एक अन्य नाम क्या है? बताइए, अथर्ववेद का एक अन्य नाम क्या है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अथर्ववेद में किन 4 पुरुषार्थों को, अथर्ववेद में किन 4 पुरुषार्थों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जो 4 पुरुषार्थ हैं, एक तो धर्म है, एक अर्थ है, और एक काम है, और एक मोक्ष है, ये 4 हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? तो ये आपके 12वें में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है? तो पृथ्वी सूक्त जो है वो किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया कुरुओं का राजा, कुरुओं का राजा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति, ये जो सभा है और समिति है, इनको किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? तो देखिए पहली बात तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैं वैदिक काल पढ़ा रहा था उसमें ध्यान रखना, सभा बताया था और समिति भी बताया था। तो देखिए सभा जो थी वैदिक काल में, सभा जो थी वो एक राज्यसभा का काम करती थी, जैसे वर्तमान में राज्यसभा काम करती है, और समिति जो थी वो आपकी आम जनता की तरह काम करती है, जैसे वर्तमान में लोकसभा कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखे जाए ये कह रहा है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये प्रजापति की कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रजापति। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, वर्तमान में अथर्ववेद की जीवित शाखा कौन सी मानी जाती है? तो ये शौनक मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ शौनक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को जो भागों में बांटा गया है वो 4 में बांटा गया है, सॉरी यजुर्वेद है, ठीक, तो ये 2 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2, एक तो शुक्ल और एक कृष्ण, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, वाज शनैः संहिता किस यजुर्वेद से संबंधित है? वाज शनैः संहिता किस यजुर्वेद से संबंधित है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद से है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा,
अथर्ववेद में किस विषय का भी वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में जादू टोना एवं औषधियों का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस वेद में गृह निर्माण, कृषि, चिकित्सा एवं औषधियों का वर्णन मिलता है? तो ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो है लेकिन वेदांग से शुरू है, और वेदांग के ध्यान रखिएगा, टोटल वेदांग जो थे वो 6 थे। कितने थे? 6। देखिए वो 6 वेदांग ये हैं आपके सामने, एक व्याकरण, छंद, शिक्षा, व्याकरण, छंद, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष और लास्ट कल्प। ये देखिए 6 हो गए, एक व्याकरण, दूसरा छंद, तीसरा शिक्षा, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष और छठा कल्प। अब ये वेदांग क्या थे? देखिए वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना की गई उन्हें वेदांग कहा गया, और ये वेदांग टोटल 6 थे जिनको मैंने अभी बता दिया आपको, व्याकरण, छंद, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। व्याकरण, छंद, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये टोटल 6 वेद थे। ठीक है, तो आपको वेदों के वेदांग ये टोटल 6 वेदांग थे, तो मैंने आपको 6 वेदांग बता दिए हैं। अब हम चलते हैं आगे इनके आने वाले आगे इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर पे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि आगे कंटिन्यू में लगा हुआ है, वेदांग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? तो अभी मैंने बताया आपको 6 वेदांगों की रचना हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा है, कल्प भी है, ज्योतिष भी है, लेकिन मीमांसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शिक्षा वेदांग किससे संबंधित है? जो शिक्षा नाम का जो वेदांग है वो किससे संबंधित है? तो वो आपके शुद्ध उच्चारण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने रहा, निरुक्त किसका शास्त्र है? तो निरुक्त किसका शास्त्र अभी बताया, छंद उसका है, शब्दों की व्युत्पत्ति का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो सूत्र थे, देखिए सूत्र भी थे, सूत्र टोटल 4 थे। अब ये सूत्र जो थे इनके बारे में पढ़ते हैं। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सूत्र जो थे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ज्ञान को संक्षिप्त रूप में सुरक्षित रखना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कल्प सूत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जो कल्प सूत्र थे जिन्हें मैं सूत्र कहता वही कल्प सूत्र जो वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कल्प सूत्र का प्रकार नहीं है? तो देखिए स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, अर्थ सूत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शल्भ सूत्र किससे संबंधित है? तो ये यज्ञ वेदियों की ज्यामिति से है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सूत्रकार हैं? तो देखिए जो प्रसिद्ध सूत्रकार हैं जिन्होंने सूत्रों को इकट्ठा किया है उनको लिखा है, तो ये पाणिनि भी हैं, गौतम भी हैं, बोधायन भी हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन धर्मसूत्र जो है वो ये गौतम धर्मसूत्र माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बाकी मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए वेद जो हैं वेद वो 4 हैं, वेदांग जो हैं वो 6 हैं, इसके बाद पुराण जो हैं वो 18 हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और उपनिषद जो हैं, उपनिषद इनकी संख्या 108 है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।